कहते हैं दोस्तों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। खाना पकाने के लिए की गई आग की खोज से आज हम बड़े बड़े रॉकेटों और सैटेलाइटों को आसमान में भेज रहे हैं। जब तक मनुष्य धरती पर मौजूद है, तब तक आवश्यकता और आविष्कार कभी खत्म नहीं होने वाले, जो निरंतर समय की जरूरतों के हिसाब से बदलते रहेंगे। इसी तरह इंसान जो कम संसाधनों का अच्छी तरह से इस्तेमाल करने का तरीका जानता है। अब जो दोस्तों इसरो से खबर आ रही है, ये खबर भारत को स्पेस इंडस्ट्री में एक बूस्ट देने वाला काम करने वाली है। रिसेंटली दोस्तों इसरो ने RLV का एक सफल परीक्षण कर दिया है। RLV जिसे रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल कहा जाता है। इन व्हीकल की सबसे खास बात ये होती है कि ये व्हीकल एक बार की यूज के बाद खराब नहीं होते हैं। इन व्हीकल्स को बार बार थोड़ा मॉडिफाई करके यूज किया जा सकता है। इस तकनीक के पूरा होने के बाद भारत अपने मिलियंस ऑफ डॉलर सैटेलाइट लॉन्चिंग में बचा सकता है। जब किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है, तो इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बूस्टर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के बाद धरती में आके किसी समुद्र में गिर जाते हैं। एक बार के इस्तेमाल के बाद इन बूस्टरों को यूज नहीं रह जाता है। फिर से ऐसे बूस्टर बनाने के लिए उतना ही पैसा, उतना ही समय और उतनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो भारत जैसे कम बजट वाले देशों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस व्हीकल के बन जाने के बाद इसरो के खर्चों में लगभग 80% की कमी आएगी, जो भारत जैसे कम बजट वाले देशों के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। इस बात का अनुमान आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अभी हमें 1 किलोग्राम के पेलोड को लॉन्च करने के लिए 10 से 15,000 डॉलर पर किलोग्राम का खर्चा आता है, जो कि भारत के स्पेस के व्यापार को एक बहुत बड़ा झटका देता है। रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल के बन जाने के बाद ये खर्चा घट के 20 से 25% ही रह जाएगा। चलो जानते हैं इसरो ने कैसे RLV टेक्नोलॉजी को अंजाम दिया। सबसे पहले चिनूक हेलीकॉप्टर के थ्रू RLV व्हीकल को धरती से लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा गया। इस साइट पे पहुंचने के बाद इस व्हीकल को धरती की तरफ छोड़ दिया गया। धरती की तरफ आते समय इस इंजन को तुरंत ऑन कर दिया गया। इसके बाद ये व्हीकल अपने आप ही ऑटो पायलट मोड पे आ गया, जिसने अपने आप ही लैंडिंग एरिया को नेविगेट करके और सारे प्रोटोकॉल को पूरा करके धरती पर सेफली लैंड हो गया। हालांकि ये व्हीकल अभी RLV का सिर्फ प्रोटोटाइप है, जो कि कमर्शियल व्हीकल से लगभग 3 से 4 गुना छोटा है। फिर भी दोस्तों ये कहा जा सकता है इसरो ने अपना 90% काम कंप्लीट कर दिया है। जो मेन काम RLV की लैंडिंग का था वह सफल हो चुका है। अगर किसी देश ने RLV के मामले में सक्सेस पाई है, वो है अमेरिकन कंपनी SpaceX ने, जो कि इलोन मस्क की कंपनी है, जिसका फाल्कन 9 रॉकेट 61 से ज्यादा सक्सेसफुल लॉन्चिंग कर चुका है। इसके साथ ही नासा के लगभग $500 मिलियन बचा चुका है, जिसे नासा के लिए एक बहुत बड़ी सेविंग मानी जा सकती है। आने वाले समय में फाल्कन 9 रॉकेट से लगभग 200 से ज्यादा लॉन्चिंग करने का टारगेट है, जिससे नासा के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की सेविंग होने वाली है। इस टेक्नोलॉजी का भारत में सक्सेसफुल होने के बाद भारतीय कमर्शियल बाजार को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि अमेरिकन स्पेस मार्केट चाहे कितनी सस्ती हो जाए, लेकिन भारत से कम बजट में ये लॉन्च नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ चाइना जो कम बजट में लॉन्चिंग तो कर सकता है, लेकिन इसका सक्सेसफुल रेट बहुत कम है, जिसपे कोई भी देश आसानी से भरोसा नहीं करता है। इसलिए भारत सैटेलाइट लॉन्चिंग के मामले में एक बहुत बड़ा बाजार बनके सामने आ रहा है, जो कम खर्चे में ज्यादा सक्सेसफुल रेसों के साथ दूसरे देशों के सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। क्योंकि इससे पहले भी भारत एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके दुनिया के सामने अपनी मिसाल पेश कर चुका है। और अभी हाल ही में भारत ने ब्रिटेन की सैटेलाइट OneWeb को लॉन्च करके, जो कि एक हैवी सैटेलाइट थी, को लॉन्च करके फिर से अपने आप को साबित करके दिखाया है। ये सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रूस से छीनकर भारत को दी गई थी। इसलिए दोस्तों ये कहा जा सकता है कि भारत कमर्शियल स्पेस की रेस में एक बहुत बड़ा दावेदार बनने वाला है। हालांकि दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।